हेलो क्लास 10th NIOS स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नेशनल मूवमेंट। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर नीचे आपको नंबर दिख रहा है या साइड में बाएं तरफ कोई भी आपको नंबर दिख रहा है तो इस नंबर पर मैसेज करके आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ठीक है, दोपहर 1 बजे हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और उस क्लास के अंदर हम बहुत सारी डिटेल्स में जानकारी लेते हैं, चाहे वो ऑन डिमांड की हो या फिर वो पब्लिक एग्ज़ाम की हो। ठीक है, सभी को फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो अभी आप उसको लीजिए और ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और जब आपको ठीक लगे आप मुझे बताइएगा। ठीक है, फ़िलहाल तो वो फ्री है, तो फ्री का ज्ञान तो सबको चाहिए होता है। ठीक है, वो लेना भी चाहिए। ठीक है, और सबके लिए, चाहे वो ऑन डिमांड की बात कर रहा हो या नवंबर के एग्ज़ाम की बात कर रहा हो, अक्टूबर की, सबके लिए वो क्लास बेस्ट हो रही है। क्योंकि यहाँ पे मैं 10-15 मिनट में कराता हूँ वो चीज़ें और वहाँ पे हम लोग कम से कम 1 घंटे तक करते हैं। ठीक है, इस पढ़ाई को कंटिन्यू। ठीक है, तो तुम सोच सकते हो कि हम कितनी सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस करते होंगे, वो भी लाइव इंटरेक्शन में, जहाँ पे आपके डाउट, आपके प्रॉब्लम, आपकी सारी चीज़ों का समाधान हम देते हैं, सारी समस्याओं का समाधान हम लोग देते हैं। ठीक है, चलिए तो नेशनल मूवमेंट शुरू करते हैं। और नेशनल मूवमेंट में है राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्ष 5 प्रश्न, यानी कि 5 क्वेश्चन शीर्ष यानी टॉप। कौन कौन से देखिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन कब और कैसे शुरू हुआ। यानी कि हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत में यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन कब और कैसे शुरू हुआ। तो देखिए 18-19 सेंचुरी के अंदर इसके बीज बोए गए थे। ठीक है, जैसे कि सन्यासी विद्रोह के बारे में हम लोग जानते हैं, फिर 1857 का विद्रोह भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरुआती प्रतिरोध था। यानी कि शुरुआत तो इन्हीं से हुई थी कि मोपला का हो गया, सन्यासी विद्रोह हो गया, 1857 का विद्रोह हो गया। यहाँ से एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। मगर जो मैंने बात की थी, ये मैंने वीडियो में भी बात की थी और लाइव जब पढ़ाया था तब भी बात की थी कि 1885 को इसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस आती है जो कि राष्ट्रीय लेवल पे बात करती है। ठीक है, 1857 में भी हुआ था, मगर उसमें क्या होता है कि उसके अंदर राजा रजवाड़े अपनी सत्ता को बचाने के लिए लड़ रहे थे, मगर उसे मेन नेशनल मूवमेंट नहीं कहा जा सकता। नेशनल मूवमेंट का मतलब होता है जिसमें पूरा देश लड़े। ठीक है, तो पूरा देश लड़ता है 1885 में, 1885 में। ठीक है, यानी कि उसके बाद ही जब कांग्रेस आती है उसके बाद ही एक प्रॉपर युद्ध शुरू होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम देखते हैं नेशनल मूवमेंट शुरू होते हैं 1885 के बाद, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बनने के बाद। ठीक है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। तो देखिए 3 तरह के चरण हैं। ठीक है, एक है मॉडरेट, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ठीक है, ठीक ठाक लोग थे। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट होता है। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उग्रवादी। ठीक है, और फिर गांधी का एरिया, मतलब गांधीयन एरिया। ठीक है, फिर आता है गांधीयन एरा। ठीक है, यानी कि 3 तरह का है, पहले नरम, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्म और उसके बाद फिर गांधी एरा। ठीक है, नरम दल की जब हम बात करते हैं तो 1885 से 1905 के बीच में हम गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेरोजी जैसे महान सुधारकों के बारे में देखते हैं, जो कि ब्रिटिश शासन के साथ मिलके कुछ डेवलपमेंट की बात हमारे देश में डेवलपमेंट करते थे। ठीक है, फिर दूसरे एक्सट्रीमिस्ट में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हम गर्म दल देखते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक और उसके बाद लाला लाजपत राय। ठीक है, इन्होंने स्वराज की मांग शुरू कर दी थी और यहाँ पे क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ होती है ना, उनको बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, फिर लास्ट आता है गांधी जी का एरा, जो कि 1915 से 1947 के बीच में था और इसके बारे में हम सब जानते हैं। यहाँ पे सिर्फ गांधी जी के बारे में ही लिखा गया और देखने को इतिहास हमें मिलता है। ठीक है, तो ये विभिन्न चरण हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, शायद पूछा जाए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या थे। यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या थे। इंग्लिश वालों को बोल दूं, व्हाट वर द इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। ठीक है, जो भी यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है वो भी PDF ले लीजिएगा, क्योंकि दोनों चीज़ साथ साथ में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव ये थे, पहले तो कि आर्थिक राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया और ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया। ठीक है, यानी हमारे सारे आंदोलनों में यही बात की गई कि आपको भारतीय व्यापारियों को सपोर्ट करना है, ना कि ब्रिटिश एम्पायर वाले जो व्यापारी है ना, उनको नहीं करना है, भारतीय व्यापारियों को करना है। ठीक है, तो पहला तो आर्थिक राष्ट्रवाद,
दूसरा सामाजिक राष्ट्रवाद, उसके अंदर हम देखते हैं छुआछूत, कुरीतियाँ, महिलाओं की शिक्षा, बाल विवाह, इन सब पर फोकस किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा सामाजिक रूप में। फिर तीसरा आता है राष्ट्रीय एकता, जिसमें हम राष्ट्रीय आंदोलन ने विभिन्न धर्मों, जातियों, क्षेत्रों के जो लोग हैं ना उनको एक साथ कर दिया था। ठीक है, और उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना जगा दी। ठीक है, यानी राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता मतलब नेशनल यूनिटी। ठीक है, तो तीन जब बात करता है तो पहले तो राष्ट्रवाद की बात करेंगे हम, आर्थिक राष्ट्रवाद, फिर सामाजिक सुधार और फिर तीसरा राष्ट्रीय एकता। ठीक है, पीडीएफ चाहिए आप इस नंबर पर मैसेज करके मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं आप लोगों को ग्रुप का लिंक दे दूँगा और उस लिंक को ज्वाइन करके आप हमारी क्लास भी ले सकते हैं और ये पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं की भूमिका क्या थी, यानी कि व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, नेशनल मूवमेंट में महिलाओं की भूमिका क्या थी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी सरोजिनी नायडू की थी, रानी लक्ष्मीबाई की थी, कस्तूरबा गांधी जी जो कि महात्मा गांधी की वाइफ थी। ऐसी महिलाओं जो थी ना वो स्वतंत्रता संग्राम में आगे रही हैं। ठीक है, उन्होंने सत्याग्रह आंदोलनों में भाग लिया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, सामाजिक सुधारों की मांग की। ठीक है, तो महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और वो भी उस समाज में जहाँ पूरा समाज परेशान हो चुका था अंग्रेजी हुकूमत से। और ऐसे में महिलाओं का आगे आना किसी भी समाज के लिए बहुत बेहतर उपयोगी होता है। तो ये पॉइंट पहला था। दूसरा पॉइंट है सामाजिक चेतना का प्रसार, यानी कि जो महिलाएं हैं ना वो अब सामाजिक चेतना में बहुत ज़्यादा विलुप्त मतलब बहुत ज़्यादा विलीन हो गई थी। महिला शिक्षा का समर्थन किया गया। इसके अलावा महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं के अधिकारों की आवाज़ उठाई। ठीक है, समझ में आ गया, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई। ठीक है, महिला शिक्षा समर्थन का ठीक है शिक्षा का समर्थन किया गया। ये पीडीएफ आप जरूर ले लीजिएगा, इसके अंदर पॉइंट बहुत अच्छी तरह से क्लियर किए गए। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन है भारत के विभाजन के क्या कारण थे। ठीक है, व्हाट वर द कॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के विभाजन के क्या कारण थे, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो चलिए पहला पॉइंट है हमारे सामने हिंदू मुस्लिम विभाजन। ठीक है, हिंदू मुस्लिम में हम जानते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव हो चुका था, और उस तनाव के कारण मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र की डिमांड कर दी थी। कहानी 1906 से शुरू होती है, जहाँ पे हम मुस्लिम लीग की स्थापना देखते हैं आगा खान द्वारा, और फिर धीरे धीरे ये इतने खिलाफ होने लगते हैं कि 1938 आते आते इनको समझ में आ जाता है कि इनको प्रधानमंत्री बनना है, यानी मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनना है, तो एक अलग राष्ट्र लेकर ही बन सकते हैं, वरना इनको कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, और यही हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर भारत के विभाजन की बात रख दी। चौधरी रहमत अली पहले इंसान थे जिन्होंने पाकिस्तान नाम की चौधरी रहमत अली पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान नाम की एक खोज की थी। ठीक है, मतलब पाकिस्तान नाम को रखा गया था चौधरी रहमत अली द्वारा, और 1940 में अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ और उसके तहत द्विराष्ट्र सिद्धांत रखा गया। द्विराष्ट्र सिद्धांत मतलब होता है दो राष्ट्रों की डिमांड। ठीक है, दो राष्ट्रों की डिमांड मतलब द्विराष्ट्र। ठीक है, द्विराष्ट्र ठीक है सिद्धांत की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो दो राष्ट्र सिद्धांत समझ में आ गया होगा, जहाँ पे अलग अलग दो राष्ट्र होंगे, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, चलिए तो दूसरा पॉइंट हमारे सामने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नीतियाँ। ठीक है, और ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नीतियाँ भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि देखिए फूट डालो की और शासन करो की नीति तो ब्रिटिश वाले लाए थे, और इसी कारणवश हमें देखते हैं हम लोग देखते हैं कि सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और ब्रिटिश वाले जानबूझ के चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो ताकि वो ज़्यादा समय तक राज कर सकें। और इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम का कॉन्फ्लिक्ट उस समाज में होता था, और इसका परिणाम आम जनता को भुगतना पड़ता था। और यहाँ तक कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ है, ठीक है, यानी भारत का विभाजन हुआ है, तब भी आप देख सकते हैं गदर मूवी अगर किसी ने देखी है, तब भी हमारे लोगों को कोई वो नहीं मिली, सहानुभूति नहीं मिली। उसमें भी बहुत सारे लोग काटे गए, मारे गए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके लिए कहीं ना कहीं वो नुकसान था और एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। ठीक है, मगर ऐसे में दो लोगों के बारे में, एक तो मुस्लिम लीग और दूसरा अपने जो ब्रिटिश एम्पायर था, ये दोनों ही चाहता था कि भाई
आज़ादी मिले। तो ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।